नेचुरल कहानी में स्वागत है दोस्तों। नए फ्रेंड्स चैनल का सब्सक्राइब ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी जैसी भी लगे लाइक या डिसलाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मदन लाल जी गिड़गिड़ाते हुए अपने मालिक से कहते हैं, मालिक मालिक हमें माफ़ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मेरे हाथों से सामान नहीं टूटेगा। अरे बुढ़े, तुझे माफ़ कर दूंगा तो ये जो सामान तुमने तोड़ा है इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। सुन लो कान खोलकर, इस बुढ़े का पगार काट लेना। इस बुढ़े का ऐसे समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कीजिए मालिक, अगर आप पगार काट लेंगे तो मैं घर वालों को क्या खिलाऊंगा? एक बीबी है बूढ़ी जो बीमार रहती है, क्या वो भूखे मर जाएगी? मदन लाल जी की उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी। अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो ज़्यादा काम कर सके, लेकिन जितना भी होता था वो काम करते थे। उससे वो अपने परिवार का पेट भर लेते थे। तभी 60 वर्षीय मदन लाल जी एक कुदाल लेकर गड्ढा खान रहे थे। तभी जितना कुदाल उसका भारी था उसके सामने मदन लाल जी की शक्ति बहुत कम पड़ गई थी। लेकिन फिर भी बेचारे लगातार गड्ढा खाने जा रहे थे। मदन लाल जी के हाथों के छाले ये बयान कर रहे थे कि उनके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। मदन लाल जी अपनी बीवी के साथ अकेले रहते थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पूरी संपत्ति बेच दी थी। उन्हें लगा था कि बेटा पढ़ लिख लेगा तो अच्छा खासा पैसा कमा लेगा। मदन लाल जी का एक मसाले का मिल था जो कि उसके पढ़ाई में वो भी गिरवी रख दिए थे। एक घर था, वो भी गिरवी पड़ा हुआ था। समय निकलता गया। समय पर वो गिरवी न चुका पाने के कारण मदन लाल जी का घर और मिल सब जब्त कर लिया गया। उसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं था दोस्तों, इसलिए मजबूरन बस मदन लाल जी को मजदूरी करनी पड़ रही थी। उसकी पत्नी रतन देवी हमेशा कहती थी कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे जी, हमारे बेटे की कब जॉब लगेगी और आप इतनी उम्र में कब तक काम मजदूरी करते रहेंगे? धैर्य रखो रतन, सब ठीक होगा। अगर तुम हौसला खो दोगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत जल्दी हमारा बेटा कमाने लग जाएगा, तुम देख लेना, फिर हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। भाग्यवान, तब तक ये रूखी सूखी रोटी खाकर ही दिन गुजार लो। मायूस होकर रतन देवी जी कहती है, कितना दिन हो गया है जी, हम सबकी अपने बेटे से बात नहीं हुई है। अरे भाग्यवान, अगर हर रोज़ बेटे से बात करोगी तो वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा? परेशान हो जाएगा वो देखो, यहाँ दिन हो रहा है ना तो वहाँ रात हो रहा होगा, वहाँ रात होता है तो यहाँ दिन होता है। तो ऐसे में उसे कुछ समझ नहीं आएगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, परेशान हो जाएगा। पढ़ाई के साथ उसे आराम भी तो करना है। इतना सुनते ही रतन देवी जी मायूस हो जाती हैं। बेटे पुष्पा की पढ़ाई 5 साल की थी और 7 साल होने चला था। अब तक ना ही उसने कुछ खबर किया, ना ही कभी फ़ोन किया था। एक दिन बीते पुष्पा का फ़ोन आया तो मोहन लाल जी खुशी से उछल पड़े। अरे भाग्यवान, देखो तो ज़रा, पुष्पा का फ़ोन आया है। तुरंत ही मदन लाल जी ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो पिताजी, वहाँ सब कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। अरे बेटा, यहाँ सब ठीक है, तू बताओ, तेरी पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है। 5 साल की पढ़ाई थी बेटा, 7 साल होने को चला है। अब तक तूने कोई फ़ोन तक नहीं किया। तुझे पता भी है तुझे देखे हुए कितने साल हो गए? आंखें तरस गई है। भरे हुए गले से मदन लाल जी ने अपना दुख छुपाते हुए बयान किया। पुष्पा ने कहा, मैं आ रहा हूँ पिताजी। इतना सुनते ही माता पिता दोनों खुशी से उछल पड़े और एक एक दिन गिनती के बगैर सोए गुजार रहे थे। अब मेरा बेटा हम दोनों को संभाल लेगा जी, आप चिंता ना करें, मेरा बेटा बहुत होनहार है। तभी रतन जी कहती है, सुनिए जी, मेरे बेटे को यहाँ का पता मालूम नहीं है, वो यहाँ कैसे आएगा? कहीं वो घर पर चला गया तो? घर तो जब्त हो चुका है। तू चिंता ना करो भाग्यवान, जब सुबह बेटे का फ़ोन आएगा ना तो उसे मैं बता दूंगा, वो इस पते पर आ जाएगा। सुबह होने को चला था लेकिन अभी तक पुष्पा का कोई फ़ोन नहीं आया था।
अपने बेटे पुष्पा का इंतज़ार करते करते सुबह से शाम, शाम से सुबह हो चुका था, लेकिन अब तक पुष्पा बेटे का फ़ोन नहीं आया था। तुम चिंता ना करो भाग्यवान, हो सके फ्लाइट लेट होगा, आ जाएगा वो। इतना कहते ही मदन लाल जी अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते हैं। मदन लाल जी की फ्लाइट का पता लगाने चले जाते हैं। दरवाजे पर जाके हमेशा झांकते रहते हैं कि कहीं मेरा बेटा आ जाए, कहीं मेरा बेटा आ जाए, पर वो नहीं आता है। दरवाजे की ओर जाकर देखते, लेकिन उसका बेटा कभी नहीं आया। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। इसी तरह करके 1 महीना बीत गया, लेकिन पुष्पा घर नहीं आया। एक दिन रतन देवी जी मंदिर गई। वहाँ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, मंदिर की साफ सफाई। उसके बदले वहाँ के पंडित कुछ पैसे और कुछ प्रसाद दे दिया करते थे, जिससे रतन देवी जी और उसके पति का जीवन का पहिया चल पड़ा था दोस्तों। लेकिन एक दिन मंदिर में एक विदेशी औरत आई जो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। लाल जोड़े में उसने प्रसाद चढ़ाया और गरीब लोगों में पकवान बांटे, फिर घर चली गई। आज के दिन रतन जी का पेट भर भोजन हो गया। बड़े दिनों बाद रतन जी और मदन लाल जी ने इतने स्वादिष्ट भोजन खाए थे। ठीक अगले ही दिन रतन जी जब मंदिर गई तो वहाँ विदेशी औरत फिर से आई और कहने लगी टूटी फूटी भाषा में, क्योंकि उसे तो हिंदी आती नहीं थी। अच्छा आंटी जी, आप मेरे घर में इंडियन रेसिपी खाना बना दोगी क्या जाकर? अगर आप बना दोगी तो इसके लिए मैं आपको पैसे दे दूँगी, आप पैसे ले लेना। रतन देवी जी सोचती हैं, इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा भला। और अगले ही दिन से वो उसके घर जाकर तरह तरह का इंडियन पकवान बनाती है और उसे खिलाती है। विदेशी महिला के पति जब वो खाना खाते हैं तो तारीफ करते थकते नहीं है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ बनाती थी। उस विदेशी औरत के पति का आवाज़ सुनते ही किचन से रतन जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचती है ये आवाज़ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी झांक कर देखती है, सामने तो उसका बेटा खड़ा है। वो भी किचन की ओर ही आ रहा था, देखने कि देखूं तो जरा कौन है वो जो मेरी माँ के हाथों जैसा स्वादिष्ट खाना बना रही है। दोनों एक दूसरे को देखते ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी रतन देवी जी घर चली जाती है और हर रोज़ विदेशी औरत के घर खाना बनाने आ जाया करती थी, लेकिन आज तक उसने अपने पति से ये बात छुपा कर रखी। रतन देवी जी घर से बोलकर जाती थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और उस बहाने उस विदेशी औरत के घर जाकर खाना बना आती थी। एक दिन रतन देवी जी को घर आने में लेट हो गई। मदन जी दौड़े दौड़े मंदिर गए। पंडित जी से पूछे तो पता चला कि वो कहीं काम करने जाती है, और मदन लाल जी उस घर पर पहुंच गए। वहां जाकर उसने आवाज़ लगाई, रत्ना रत्ना, यहाँ मेरी बीवी काम करती है, वो यहाँ है क्या? कोई तो बताओ। तभी अंदर से उसका बेटा पुष्पा दौड़ कर आता है। अरे ये आवाज़ तो जाना पहचाना लग रहा है। सामने अपने पिताजी को देख अचंभित रह जाता है। मदन लाल जी अपने बेटे को देखकर गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। इसी शहर में मेरा बेटा रहता है और आज तक इसने अपने माता पिता की खोज नहीं की। दूसरी ओर मदन लाल जी को अपनी बीवी की चिंता सता रही थी, क्योंकि वो लेट तक घर नहीं आई थी। जैसे ही रतन देवी जी घर से काम करके पुष्पा के घर से निकली, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ देर बाद मदन लाल जी भी अपने बेटे के घर से निकल गया। रास्ते में बहुत तेज भीड़ देखकर वो वहां पहुंचा तो पता चला उसकी पत्नी बेहोश रोड पर पड़ी हुई थी। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कौन है ये, कौन है, किसकी पत्नी है और किसकी माँ है। तभी मदन लाल जी घबराते हुए कहते हैं, क्या हुआ मेरी पत्नी को? कोई तो बचा लो, इसे डॉक्टर के पास पहुंचा दो, चलो हमारे पास गाड़ी नहीं है। तभी कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल में एडमिट करा देते हैं। पीछे पीछे पुष्पा भी आ जाता है तो उसे भी पता चल गया था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। वो भी पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन मदन लाल जी ने उसे
मना कर दिया, खबरदार तू मेरी पत्नी से नहीं मिल सकता है, तुम्हारा चेहरा देखना भी हमें पसंद नहीं है। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे पर, इससे तो अच्छा यही होता कि हमें औलाद ही नहीं होता। हमने तेरी पढ़ाई के लिए अपना पूरा घर, जमीन, दुकान, मिल सब बेच दिया, और तूने क्या किया, इस गोरी सुंदर औरत के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इस बुढ़ापे में एक माता पिता को उसके बच्चे का सहारा मिलना कितना ज़रूरी होता है। तुम चले जाओ यहाँ से, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी पत्नी हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है, तो तुम्हारी वजह से निकल जाओ यहाँ से। तूने अपने ही घर में मेरी पत्नी को नौकरानी बनाकर काम करवाया। अगर ये बात तेरी माँ को पता चलेगा ना, तो वो जीते जी मर जाएगी। बाबूजी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। माँ को सब पता है, वो मेरे घर में काम करती है। अभी अभी 5 दिन पहले ही पता चला। उसके पहले माँ को भी नहीं पता था और हमें भी नहीं पता था। वो दरअसल हुआ ये बाबूजी कि जब मैं विदेश से अपनी पत्नी के साथ घर जा ही रहा था, अपना कार में बैठा था, तभी हमने आपको मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े में एक हाथ में कुदाल लिए देखा। देखकर मुझे शर्म आ गया कि अगर मैं बताऊंगा अपनी पत्नी को तो वो मेरे पिताजी पर और मेरे ऊपर हंसेगी, तो मेरी बीवी क्या सोचेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी। इस डर से मैं घर नहीं गया, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मेरी पत्नी गरीबों का खूब मदद करती है और उसे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। इतना कुछ हो जाने के बाद वो विदेशी औरत भी अस्पताल पहुंच गई। दूर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उसे हिंदी ठीक से समझ तो नहीं आता था, फिर भी धीरे धीरे वो समझ जाती थी। मदन जी के पास जाकर कहती है, पिताजी आप अपने बेटे को तो माफ़ नहीं करेंगे, हमें पता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आप अपनी बहू को तो माफ़ कर सकते हैं ना। ये सब मेरी वजह से हुआ है, हमने क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरी गलती नहीं है। आपका हमें तो पुष्पा ने कुछ बताया ही नहीं। अगर हमें पता होता कि हमारे सास ससुर भी हैं, तो मैं भला अपना घर छोड़कर दूसरा घर क्यों लेती। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़, हमें आप दोनों की सेवा करनी है, आप दोनों का साथ चाहिए। इस पुण्य काम को करने से हमें मत रोकिए पिताजी। तभी रतन जी को होश आ जाता है। डॉक्टर साहब आकर कहते हैं, कोई एक ही जाएगा इससे मिलने। तभी मदन जी अपनी पत्नी से मिलने चले जाते हैं और कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना। हाँ जी मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा पुष्पा कहाँ है, कोई उसे बुला दो। तभी एक पत्नी और बहू के आगे मदन लाल जी को झुकना पड़ता है और वो अपने बेटे पुष्पा को माफ़ कर देते हैं और अपनी माँ के पास जाने को कहते हैं। जा बेटा जा, अपनी माँ के पास जा, तुझे याद कर रही है वो, हमें पता है उसने हमसे झूठ छुपा कर रखा और तेरे घर काम करती रही ताकि वो तेरे पास रह सके, तेरे करीब रह सके। पुष्पा अपनी माँ से जाकर लिपट जाता है और माफ़ी मांगता है। माँ आप हमें छोड़कर कभी मत जाना, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। तभी पुष्पा अपने घर को लौट आता है। जो गिरवी रखा हुआ था घर, दुकान, मिल, सब पैसे देकर वापस लेता है और अपनी पत्नी माता पिता के साथ गृह प्रवेश करता है दोबारा से अपने घर में। आज एक माँ और पिता का सपना पूरा हुआ। इसलिए कहते हैं दोस्तों, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो विदेशी बहू अपने व्यवहार और बातों से अपनी सास ससुर का दिल जीत लेती है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।